अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान वन.ff। हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और लव इज़ ए टॉर्चर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो और आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करना, हेल्प करना, वीडियो को कॉमेंट करना और शेयर करना अपने वांगशान फैंस दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। विंग घर के सामने था, उसके बैग उसके हाथ में थे, उसकी आंखें झुकी हुई थी। जब वो घर के अंदर आ रहा था तब गार्ड ने विंग को सलाम किया, बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग धीरे धीरे धीमी धीमी कदमों से घर के अंदर आ रही थी। रात के 10:30 बज चुके थे। मैडम यू और जियांग फेंगमियान विंग को लेकर बहुत चिंता कर रहे थे। विंग डोर को नॉक करता है। मैडम यू दौड़ कर आती है और दरवाजे को ओपन करता है। उन्होंने विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम आ गए, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, कितनी बार कॉल किया। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अंदर आ गया। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ है विंग बेटा, क्या हुआ है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। विंग ने अपनी मॉम की तरफ देखा। उसकी आंखों में शायद डर, घबराहट और नफ़रत भी थी खुद के लिए। मैडम ने कहा, क्या हुआ है, तुम इतने कमज़ोर से क्यों लग रही हो और इतने थके हुए क्यों लग रही हो, बहुत थका लग रही हो, थकान हुई है तुम्हें और तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। विंग क्या हुआ है। विंग ने कहा, मॉम वो मैं पार्टी में था ना, तो काफ़ी देर तक मैं थक चुका हूँ। जियांग फेंगमियान ने कहा, ऐसा क्या था जो तुम थक गए हो। विंग ने कहा, क्योंकि पार्टी में डांस वगैरह ये सब हो रहा था ना, और इतने सारे फ्रेंड्स से मिला तो मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। जियांग फेंगमियान ने कहा, ओह अच्छा। मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, अब डिनर। विंग ने कहा, मैं डिनर नहीं करूँगा। मैडम ने कहा, नहीं, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ, जाओ जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और धीमी धीमी कदमों में ऊपर चला गया। फिर इधर जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है, विंग इतना एनर्जेटिक रहता है, वो इतना थका हुआ कैसे रह सकता है जबकि वो पार्टी से वापस आया है। मैडम यू ने कहा, देखिए विंग एक इंसान है और वैसे भी थकान उसे भी होती है, हर वक्त ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शैतानी करेगा। मैडम यू सूप बनाने के लिए चली गई। विंग अपने रूम में आ गया। उसका बैग उसने ज़ोर से फेंक दिया। वो घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंसू कंटिन्यूसली उसके गाल से बहते जा रहे थे। उसने अपनी फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं बाद में क्यों पछता रहा हूँ, मैं पहले क्यों नहीं रोका। थोड़ी देर बाद विंग खड़ा होता है, अपनी आंसुओं को पोंछता है और फिर वो धीमी धीमी कदमों में अपनी बाथरूम की तरफ जाने लगता है। बाथरूम के अंदर जाते ही उसने शावर को ऑन कर दिया। शावर ऑन होते ही उसके ऊपर पानी बूंद बूंद के गिरने लगी। विंग ने अपने आइज़ को क्लोज़ कर लिया, उस पानी को फील करने लगा। उसके बाद वो धीरे से अपने शर्ट की बटन को ओपन करने लगता है। जब वो ओपन कर रहा था तब उसे वांग जी की याद आ रही थी और न जाने क्यों उसके कान लाल हो गए। थोड़ी देर बाद उसने अपनी शर्ट को निकाल दिया। निकालने के बाद उसने नहाना स्टार्ट किया। वो पीछे मुड़ता है, पीछे ही एक मिरर था। उसने अपने आप को देखा। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लव वाइट्स थे। उसकी नेक से लेकर उसकी बेली, उसकी कमर, हर जगह पर सिर्फ वांग जी के लव वाइट्स पिंक पिंक से बने हुए थे। विंग ने आइस को ब्लिंक किया, उसने ब्लश किया। उसने कहा, ये प्यार की निशानी है, लेकिन मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। बट वांग जी बुरा नहीं है, वो तो मुझे प्यार करता है ना, इसीलिए ये सब लवर्स के बीच में नॉर्मल है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। उसने ट्राउज़र को निकाला और अपने आप को क्लीन करने लगा। उसे क्लीन करते वक्त याद आ रहा था कि वांग जी किस तरीके से उसे प्यार कर रहा था। याद करते हुए विंग का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। वो ड्राई होकर बाहर आता है
और फिर वो लोशन लगाने लगता है। लोशन लगाते वक्त उसे वांग जी की टच याद आ रही थी कि किस तरीके से वांग जी उसे टच कर रहा था। ये सब याद करके वयिंग को काफ़ी ज़्यादा साई फील हो रहा था। तभी मैडम यू ने बुलाते हुए कहा, वयिंग बेटा सूप तैयार है। वयिंग नीचे आता है और वो अपनी जो गर्दन था उसके अराउंड एक रुमाल बांध लिया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लव बाइट्स थे। मैडम यू ने कहा, तुमने गर्दन पर रुमाल क्यों बांधी है? वयिंग ने कहा, ये आजकल का नया फैशन है, ये एक स्टाइल है। जंग फंगमियान ने कहा, आज तक मैंने किसी को ये फैशन फॉलो करते हुए नहीं देखा। वयिंग ने कहा कि मेरा एक आइडल का मतलब फैशन है, तो मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। ये बोलकर वो सूप पीने लगता है। वो चुपचाप सूप पी रहा था। मैडम यू ने कहा, वयिंग बेटा तुम्हारी कॉलेज कैसे चल रही है? तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है ना? वयिंग ने कहा, हाँ तकरीबन 2 हफ्ते बाद मेरा एग्ज़ाम है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, ओह अच्छा ठीक है। इधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी घर पहुंचता है। वो बहुत मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। मैडम लान ने कहा, तुम इतने लेट क्यों किया वांग जी? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं उसके साथ था मॉम। मैडम लान ने कहा, उसके साथ? लान कुरैन ने कहा, क्या किया तुमने? वांग जी ने कहा, उसके भाई ने जो मेरे भाई के साथ किया वही मैंने उसके साथ किया। ये बोलकर वो हंसते हुए ऊपर चला गया। उसको हंसते हुए देखकर मैडम लान और लान कुरैन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। चिंग हंगजुन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा, तुमने बहुत बुरा किया है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी अपने फादर को देखते हुए कहा, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि आप मेरे बाप हो या फिर दुश्मन। चिंग हंगजुन ने वांग जी को कसकर एक थप्पड़ मारा। उसने कहा, वांग जी चुप हो जाओ। वांग जी मिस्टर लान को देखते हुए कहा, आप सिर्फ अपनी असूलों पर चलते हो, आप बदला लेना नहीं जानते हो, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बदला लूँगा, मैंने तय कर लिया है। और हाँ, बदला बदले से ही लिया जाता है। आपने भले माफ़ कर दिया होगा, लेकिन मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमारे बाप हो ही नहीं। ये सुनकर चिंग हंगजुन ने एक और थप्पड़ मारने के लिए वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाया, बट उन्होंने हाथ को रोकते हुए कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया और चला गया। वांग जी अपने भाई के रूम में जाता है। उसका भाई वहीं पर ही बैठा हुआ था और गुड़िया के साथ खेल रहा था। वह अपने भाई को खड़ा होने के लिए बोलता है, बट वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे अपनी बेबी के साथ रहने दो, तुम बहुत बुरे हो। उसने वांग जी को धक्का दिया। वांग जी नीचे गिर गया। वांग जी ने अपने भाई को देखते हुए कहा, एक दिन आप अपने पैरों पर खड़ा होगे और उस इंसान को मारोगे जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद किया है। उसने अपने भाई की फेस को पकड़ते हुए कहा, गगा आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके छोटे भाई होने के नाते मैं आपके पैरों पर आपको खड़ा करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सिचेन ने धक्का देते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम बहुत बुरे हो, समझी? मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा नीचे गिर गया, उसे उठा कर दो। वांग जी ने उस गुड़िया को उठाते हुए कहा, गगा आप जल्दी ठीक हो जाइए और अपनी आंखों के सामने देखिए, जिन जिन लोगों ने आपको तंग किया था मैं उन्हें सज़ा दे रहा हूँ, मैं उनसे फ़ाइट कर रहा हूँ। तभी मैडम लान अंदर आते हुए कहा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, तब तक मैं चाहता हूँ कि सिचेन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लान कुरैन ने कहा, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो वांग जी। उससे बदला लेने के बाद उसे पैरों के सामने लेकर आना पड़ेगा, ताकि वो सिचेन के पैरों को पकड़ के माफ़ी मांग सकें, और फिर हमारा बदला पूरा होगा। सिचेन भी अपनी हालत में वापस आ जाएगा, उससे इसे भुगतान करना ही पड़ेगा। वांग जी ने कहा, यस अंकल, आज मैंने जो किया है ना, उसके बाद से ये सब चलता ही रहेगा। ये बोलकर वो उस रूम से चला गया। मैडम लान ने सिचेन को देखते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। लान कुरैन ने एक सांस छड़ी छोड़ते हुए कहा, न जाने क्या होगा। सीन कट होता है। इधर वयिंग अपने रूम में पहुंचता है। उसने देखा कि वांग जी ने उसे कॉल किया था। वयिंग ने उसे दोबारा कॉल बैक नहीं किया। वांग जी के मैसेज आए थे, हाय वयिंग तुम क्या कर रही हो? वयिंग ने उसे देखा बट कोई जवाब नहीं दिया। वयिंग बस घंटों तक उस मैसेज को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो कि तुम सीन करते हुए भी जवाब नहीं दे रही हो? वयिंग ने लिखा, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी को एक सुकून महसूस होता है।
उसने मैसेज को देखते हुए कहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। उसने एक खून भरी हाथ की फ़ोटो भेजते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊं ताकि तुम्हें सुकून मिले? वेंग ने इसे देखते हुए तुरंत वांग जी को कॉल लगाया। वांग जी ने एक ईवल स्माइल के साथ कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो। वेंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने हाथ को तुमने क्यों काटा? वांग जी ने कहा, तुम जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, शायद तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, इसीलिए मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया ताकि तुम्हें थोड़ा शांति मिले। वेंग ने उसे समझाते हुए कहा, किसने कहा कि तुम्हें नुकसान पहुंचाओगे तो तुम मुझे सुकून मिलेगा? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैंने आज कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वेंग ने कहा, मैंने बुरा नहीं माना और हम लवर्स हैं, हम दोनों के बीच ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? वेंग ने कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं मेरे बर्थडे में पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वेंग ने कहा, तुम्हारा बर्थडे? वांग जी ने कहा, हाँ, मेरा बर्थडे फ्राइडे को मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि उस दिन पूरा दिन तुम बस मेरे साथ रहो। वेंग ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है लानसान, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा क्योंकि मेरे बर्थडे पर तुम पूरा दिन मेरे साथ थे। वांग जी ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पता है, इन सब के बाद मैं तुम्हें और ज़्यादा चाहने लग गया हूँ, मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने पास लाकर रख दूँ। वेंग ने शर्माते हुए कहा, तुम भी ना? वांग जी ने कहा, क्या हम कल मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है अपने सामने। वेंग ने कहा, कल तो मेरा कॉलेज है। वांग जी ने कहा, कॉलेज के बाद शाम के टाइम? वेंग ने कहा, शाम के टाइम। वांग जी ने कहा, क्या तुम समंदर किनारे आ सकते हो? वेंग ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सीन कट होता है। इधर कॉलेज ख़त्म करने के बाद वेंग समंदर किनारे पहुंचता है। वो वांग जी को अपने सामने खड़ा रहता हुआ देखता है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। वांग जी चट्टान के ऊपर खड़ा था। वेंग जैसे ही उसके पीछे आता है, वांग जी उसके तरफ मुड़ता है। उसके होंठों पर एक स्माइल था जिससे वांग जी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसने वेंग को देखते हुए कहा, तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा हूँ। उसने वेंग के हाथ को पकड़ लिया। वेंग ने उसे देखते हुए कहा, लानसान, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वांग जी ने वेंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, वेंग, तुम्हें देखने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था। सच कहूँ तो मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया। तुम गुस्सा हो क्या मुझसे? वेंग ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, अब तुमने उस दिन बताया ना कि तुम्हारा काका घर पे नहीं है, क्या वो घर आ चुका है? वेंग ने कहा, नहीं, आज शाम को घर आने वाला है, शायद वो 8 बजे तक घर आ जाएंगे, शाम को 7 बजे या फिर 8 बजे। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है। उसने वेंग की गालों को खींचते हुए कहा, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो वेंग। वेंग ने कहा, हाँ थैंक यू। सूरज ढल रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो थोड़ा खेलते हैं नीचे, ठीक है? वेंग ने कहा, क्या? वेंग ने अपने बैग को रख दिया। वो वांग जी के साथ चला गया। वो लोग पानी के साथ खेल रहे थे। वांग जी समंदर किनारे वेंग के साथ उसकी तरफ पानी फेंक रहा था और वेंग भी उसकी तरफ पानी फेंक रहा था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे और भूल ही चुके थे कि शायद कुछ भी हुआ था। वांग जी को पानी देते हुए कहा, लानजान, मैं तुम्हें भिगा दूंगा। तभी अचानक से वेंग का पैर स्लिप हो जाता है और वेंग धड़ाम से पानी में गिर जाता है। ये देखकर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वेंग ने कहा, तुम हंस रहे हो ना? वो जाकर वांग जी के जो पैर था उसे खींच देता है और वांग जी नीचे गिर जाता है और उसे देखकर वेंग हंसने लगता है। उन दोनों की हंसी मजाक को देखकर शायद मौसम भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। सूरज धीरे धीरे करके ढल रहा था। वेंग अब ऊपर आते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब पूरी तरीके से भीग गया हूँ। ये बोलकर वो ऊपर आने लगा। वांग जी रेत के ऊपर बैठ गया। पीछे चट्टान थी, वहाँ पर उसने अपनी पीठ को लगाते हुए कहा, सूरज कितना अच्छा लग रहा है ना? वेंग उसके पास आ गया और वहाँ पर बैठ गया और
वांग जी के कंधों के ऊपर अपने सिर को रखते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने। तभी वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने विंग को देखा। उसने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, बट सबसे ज़्यादा प्यारा तो मेरा विंग है। विंग ने स्माइल किया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम मजाक मत करो। हाँ, मैं उतना भी प्यारा नहीं हूँ जितना कि तुम समझ रहे, मतलब कह रहे हो। वांग जी ने कहा, किसने कहा कि तुम प्यारा नहीं हो? तुम बहुत ज़्यादा प्यार हो विंग। हाँ, मेरा दिल के दौरे पड़ रहे हैं। वांग जी ऐसे जब बोल रहा था ना, तो विंग को काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रही थी। वो ब्लश कर रहा था। उसने वांग जी को देखा। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही मेरी चापलूसी कर रही हो? वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, सच कहो तो विंग, पता है तुम मेरे दिल के बहुत करीब आ चुके हो। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, जब से हम दोनों के बीच वो सब। विंग शर्म के मारे आंखों को झुका लेता है। वांग जी ने कहा, तब से तुम मेरे दिल के इतने करीब हो चुके हो कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शायद ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। विंग वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी की आंखों में विंग के लिए प्यार नज़र आ रहा था। विंग ने कहा, ओ लानजान तुम भी। ये बोलकर वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। वांग जी उसे बैक हग करता है। उसके नेक के ऊपर अपनी फेस को रखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता उस सब के बाद कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ गया हूँ? विंग उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहा, तुम पहले से ही मेरे बहुत करीब हो और तुम मेरे दिल के करीब हो। वांग जी ने कहा, भरोसा करते हो मुझ पर? विंग ने कहा, खुद से भी ज़्यादा करता हूँ। वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, अगर भरोसा नहीं करता तो उस बिस्तर पर तुम्हारे साथ नहीं जाता। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। उसने उसके नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा, मुझे पता है विंग कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो, तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। विंग ने स्माइल किया। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और फिर धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करने लगता है। विंग ने भी वांग जी को धीरे से हग किया और उसका जो शर्ट उसने पहना हुआ था उसे अपने हाथों से टाइटली पकड़ा और फिर उसने भी अपने लिप्स को मूव किया। वांग जी बहुत स्वीटली विंग को किस कर रहा था। ये कोई हंगरी किस नहीं था, ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्वीट था। विंग को घबराहट सी होती है जब जब वांग जी से किस करने के लिए आता है, बट ये किस सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो ऐसे करते करते विंग को धीरे से जो रेत था, आई मीन सैंड था, उसके ऊपर लिटा दिया। विंग भी लेट गया था। विंग अपनी आंखों को बंद करके रखा था। वांग जी उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था, बट विंग एक बार भी अपनी आइज़ को ओपन नहीं करता है। जब उसे एहसास होता है कि वांग जी उसके शर्ट के अंदर उसके हाथ को इंसर्ट करके उसका जो स्किन था वहाँ पर रब कर रहा है, तब उसने अपनी आइज़ को ओपन किया। विंग अब उसे छोड़ने के लिए अपने लिप्स को हटा रहा था। तुरंत वांग जी ने बाइट करते हुए अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसे बहुत टाइटली अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके पैरों से उसके पैरों को लॉक कर लिया और उसकी वेस्ट को अपने हाथों से पकड़ लिया। उसकी गर्दन को अपनी शोल्डर पर ले लिया और उसे टाइटली बिल्कुल अपनी तरफ खींच लिया। विंग अब हिलने की कतार पर भी नहीं था। अब ये किस एक हंगरी किस में बदल चुका था। वांग जी टोटली उसके लिप्स को खा रहा था। विंग को समझ में आ गया कि वांग जी फिर से वैसा ही ब्रेथलेस किस जाता है। विंग उसकी सांसें अटक रही थी, उसकी सांसें रुक सा जा रही थी, मानो कि उसकी जान अभी निकल जाएगा। विंग को घबराहट से होने लगी, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। विंग उसे उसके शोल्डर पर टैप करने लगा क्योंकि उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट वांग जी उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो काफ़ी टाइम तक ऐसा करता रहता है। अभी तुरंत विंग का दम निकलने ही वाला है। शायद विंग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। वही समय वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। विंग हाँफते हुए कहा, लानसान। वो
टोटली हाँफ रहा था। वांग जी ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, जब तुम जब मेरे करीब आते हो ना तब पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। विंग उसे देखने लगता है और अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। उसने कहा, लेकिन लानसान, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं ना खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता जब तुम मेरे सामने होते हो। ये बोलकर उसने उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज कर दिया और उसके निप्पल्स को पिंच करने लगता है। विंग उसे देखने लगता है। वो उसके हाथ को देखता है और फिर वांग जी की फेस को। वांग जी ने कहा, इस तरफ कोई नहीं आता। विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। क्या मतलब इस तरफ कोई नहीं आता? वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैंने कहा कि इस तरफ कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। विंग ने कहा कि क्या डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा? लेकिन क्यों लानसान? वो वांग जी की बाहों में था। वांग जी ने कहा, विंग, वो जब मैंने तुम्हें किस किया ना तब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने विंग की हाथ को पकड़ा और उसे अपने लोअर एरिया पर रखते हुए कहा, देखो इसे, ये क्या हो गया है? विंग की होश उड़ गए। वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुका था। उसने कहा कि ये सब क्या है लानसान? वांग जी ने कहा, विंग, ये मैंने नहीं किया, ये तुमने किया। विंग ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम मेरे करीब आए इसीलिए ऐसा हुआ, वरना नहीं होता। विंग वांग जी की फेस को देखते हुए कहा, लेकिन लानसान, ये तो खुला है ना, मतलब यहाँ पर कोई भी आ सकता है। यहाँ पर हम वो सब नहीं कर सकते ना जो तुम सोच रहे हो। वांग जी विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, मेरे गार्ड्स वहाँ पर हैं। मैंने पहले भी उनसे कहा था कि मैं और विंग यहाँ पर अकेला रहेंगे तो प्लीज़ किसी को आने मत देना। आई होप कि वो किसी को आने नहीं देंगे। विंग ने कहा, लेकिन लानसान, मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो। वांग जी विंग के ऊपर आते हुए कहा, कोई नहीं देखेगा। और ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाती है। सो फिर गाइस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बाय बाय।